अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हम हेट्रोजीनियस रिएक्शंस की काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। यानी हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में हम सॉलिड सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन और उनका रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। तो उस सिलसिले में एक थ्योरी डेवलप की गई है जो कि आयरिंग नामी शख्स ने 1935 में डेवलप की थी। अच्छा, कब तक है क्लास? कब तक है क्लास? अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने कहा नहीं तो मैं उधर चले जाऊँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, वो आ जाते हैं अगर साहब तो फिर मैं उधर चले खैर कर लेते हैं। अच्छा, बात हो रही थी, मैं कह रहा हूँ कि ये आयरन नामी शख्स ने 1935 में डेवलप की थी थ्योरी। ये असल में एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बेस पे डेवलप की गई थ्योरी है जो कि बड़ी सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच है जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के उनको डिटरमिन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, आइए वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं। पोस्टुलेट नंबर वन, पोस्टुलेट नंबर वन ये है कि जो हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है किसी सरफेस पे, तो उसमें सपोज अगर कोई दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो सिर्फ वो रिएक्टेंट्स ए और बी ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि जो सरफेस जिस पे हम एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं उस सरफेस के भी मॉलिक्यूल या एटम्स जिन्हें हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। पहला हमारे पास पोस्टुलेट ये है कि जब हम कोई रिएक्शन किसी सॉलिड सरफेस पे करवा रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स का, तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स के अलावा, उन रिएक्टेंट्स के अलावा हमारे पास जो कैटलिस्ट है, जो सरफेस है, उसके मॉलिक्यूल्स या एटम भी शामिल होंगे उस रिएक्शन में कम्प्लेक्स बनाने में। तो पहला पोस्टुलेट जो हम वर्डिंग दे सकते हैं वो जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इंक्लूड अ रिएक्शन सेंटर और एन एटम और अ मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस मटेरियल इन एडिशन टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। नंबर टू, कि रिएक्शन करवाने के लिए जो रेक्विजिट एनर्जी है, यानी एक्टिवेशन कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो पहले मिलेगी मॉलिक्यूल्स को या सिस्टम को, तो तब जाके रिएक्शन मुकम्मल होगा। यानी वो जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करना होगा, जिस तरह आपने पहले रिएक्शंस में पढ़ा हुआ है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए एक खास एनर्जी बैरियर होता है जिसको क्रॉस करना है। तो इसमें भी हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में भी requisite energy must be acquired by the gaseous reaction before they can form the activated stage या activated complex on the surface for the heterogeneous reactions। एक मिनट, ये कोई क्वेश्चन आया जी? लाउड बोलने का ये असल मेरे साथ ही दूसरी क्लास भी हो रही है डॉक्टर साहब की, मुझे मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी, अब आवाज़ कुछ बेहतर हुई होगी, मैंने माइक उतारा है तो डायरेक्ट शायद थोड़ी बेहतर हुई होगी। मैं कह रहा था कि दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हेट्रोजीनियस रिएक्शंस को पहले अक्वायर करनी होगी, अचीव करनी होगी, फिर रिएक्शन होगा। तीसरा हमारे पास जो पोस्टुलेट है जो स्क्रीन पे आपको शेयर भी हो रहा है वो ये है कि जो आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं वो दो चीजों के मल्टीपल के इक्वल है। वो रेट ऑफ रिएक्शन जिन दो चीजों के मल्टीपल या प्रोडक्ट के इक्वल है, उनमें एक तो हो गई कि कंसंट्रेशन कितनी है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की, यानी सपोज आपने ए और बी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के लिए और फिर सरफेस का एटम या मॉलिक्यूल भी शामिल हो गया, तो उसके बाद एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना। कई सारे तो ऐसे भी होंगे जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे, जिनकी एनर्जी थोड़ी होगी, लेकिन जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन गया, उन बने हुए एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में से
आगे प्रोडक्ट की जितनी फॉर्मेशन हो रही है उसमें, यानी आप पहले देखें कि आपके सिस्टम में कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने, एक तो उनकी कंसंट्रेशन होगी और दूसरा ये कि उन बने हुए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से 1 सेकंड के अंदर कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। इसी बात को मैं यूं अगर इक्वेट कर दूं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो सी हैश लिखा हुआ है पावर में एक्सपोनेंट में, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाय ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये जो न्यू लिखा हुआ है ना ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कितने टाइम में कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में चेंज हुए या 1 सेकंड में कितने चेंज हुए। तो ये इन दोनों का मल्टीपल या प्रोडक्ट जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें, यानी रेट हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने बने और फिर उनमें से कितने आगे जाके चेंज हुए प्रोडक्ट में। तो ये दो चीजें हैं सी हैश और न्यू जो हमें डिटरमिन करने हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए। अच्छा, अगर हम रिएक्शंस की बात करें, चौथा ये पास्टुलेट है, ये नंबर 4 पे है, ये वाला पास्टुलेट जो आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर हो रहा था, पास्टुलेट नंबर 4, इसको मैं नंबर अगर दे दूं तो एक मिनट होल्ड करिएगा। लेकिन ये नंबर 4 है, अभी ये मैं बाद में सही कर दूंगा। ये नंबर 4 जो हमारे पास पास्टुलेट है, मैं कह रहा हूं कि नंबर 4 पोस्टुलेट ये है कि अगर सपोज हम दो रिएक्टेंट्स ए और बी की बात कर रहे हैं, ये ए और बी दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और ये एस सरफेस का मॉलिक्यूल है जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में शामिल हो रहा है। तो ये ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल और एस यानी सरफेस के एटम या मॉलिक्यूल जिन्हें हम रिएक्शन सेंटर्स बोलते हैं, ये आपस में मिलके कंबाइन होके यहाँ तक इनमें से कई सारे जो है वो बना लेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है ये इक्विलिब्रियम में है, ये डबल एरो असल में मुझे सिंबल्स में फौरी तौर पे मिला नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम वाला आपने दोनों साइड्स पे जो एरो होता है, यानी हाफ इस साइड पे हाफ इस साइड पे, जिस तरह रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है वो वाला एरो यहाँ पे लगाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं रिएक्टेंट्स ए और बी, और जो हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने ये आपस में हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद होंगे। और फिर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होगा इसमें से कुछ प्रोडक्ट में चेंज होंगे, कुछ यहाँ से वापस रिएक्टेंट्स में भी चेंज हो रहे होंगे। मैंने बोला इक्विलिब्रियम कैसे है कि शुरू में मसलन यहाँ पे ये ए बी और एस आपस में मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और कई सारे इनमें से ये वापस टूट के रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फिर एक स्टेट आती है जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है, वो क्या होता है कि उस लम्हे पे जितने यहाँ से कंबाइन हो के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहे हैं मॉलिक्यूल, उतने ही डिकम्पोज हो के वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तो रिएक्टेंट्स उस वक्त जो होंगे वो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, यानी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ये चौथा पॉइंट है। अब जी नेक्स्ट यहाँ से जो हमारे पास थ्योरी है, अब इसमें जरा आप अगर चेक करें कि हमें अगर जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड कर रहा है, एक ये कि इसकी कितनी कंसेंट्रेशन है हमारे सिस्टम में इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, और दूसरा हमने कहा था फ्रीक्वेंसी, वो जो रेड में हाईलाइट हुआ था ऊपर वाली स्लाइड में, ये सबसे एंड वाली लाइन, इसमें हमने एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन है और दूसरा फ्रीक्वेंसी के 1 सेकंड में कितने कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो ये जो सी की कंसेंट्रेशन है ये वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन है। अब जरा इसकी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ रिएक्शंस में से
अगर हम इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बात करें कि इस तक आप रिएक्टेंट्स का जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, यानी मैं कह रहा हूं कि अभी हम सिर्फ ये पहले वाले पार्ट को फोकस कर रहे हैं, यहाँ से इतने हिस्से को, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रेक्टेंगल में बंद किया है, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। तो एक मिनट होल्ड करिएगा जरा, इसको मैं जरा क्लियर कर दूं। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं कि इस हिस्से में से आप अगर देखें, अगर आप इसका रेट लिखें या रेट इक्वेशन लिखें, तो आपको मालूम है हम लिखते हैं कि यहाँ तक इसको समझें कि ये प्रोडक्ट है जो कि असल में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, कि इसकी कंसंट्रेशन जो होगी, रेट क्या होगा, ये रेट की इक्वेशन कैसे बनेगी, हम कहेंगे कि ये यहाँ पे जो इसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन है और डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे कहा करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, इन दोनों की रेशो जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी। यानी अगर इस रेक्टेंगल में बंद हुए हिस्से का हम रेट कांस्टेंट लिखें, तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे जिस तरह ये के हैश जो है, ये वही के हैश है, यानी जो कि असल में रेट कांस्टेंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। और मैंने कहा कि रेशो है, यानी पहले ऊपर आप लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि वहां पे हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, और नीचे हम लिखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की। और इसमें हमने कहा कि रिएक्शन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ए, बी और ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी हैं, इन तीनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर हम इक्वेशन यूं लिख सकते हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये रेशियो किसके साथ है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशंस के। अब ये वाली जो चीज है इसी को हम इक्वल करते हैं, ये थीटा जो है ये पार्टीशन फंक्शंस है, ये यहाँ पे भी असल में थीटा ही है, नीचे जो ये क्यूज नहीं है ये थीटाज है, इसको आपने सही कर लेना है, यहाँ पे ये थीटाज है ये क्यू नहीं है, ठीक है। ये थीटा जो है ये पार्टीशन फंक्शन है, यानी इस बात को समझिएगा कि सपोज ये जो कंसंट्रेशन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, और ये जो रिएक्टेंट्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है, इनकी जो हमने रेशो की ये इक्वल है पार्टीशन फंक्शन और मल्टीप्लाइड बाई ये बीच में आ रहा है एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई आर टी, यानी ये कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही होगी, इस पॉइंट को जरा समझिएगा कि हमारे पास सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इस वक्त एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में के तौर पे मौजूद होंगे, और कितने होंगे जो रिएक्टेंट्स के तौर पे मौजूद होंगे, वो डिपेंड करता है कि इसका पार्टीशन फंक्शन कैसा है, ये पार्टीशन फंक्शन। और दूसरा ये कि एनर्जी कितनी चाहिए, एनर्जी जो बैरियर को क्रॉस करके, तो उस हिसाब से कंसंट्रेशन होगी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे और कॉम्प्लेक्स कितने बना सकेंगे। ये पार्टीशन फंक्शन मैं कह रहा हूँ, ये यूं समझें कि ये कंसंट्रेशन सपोज आपके पास 1000 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, 1000 एटम्स पर लीटर कह लें सपोज थोड़ी देर के लिए, या 1000 मॉलिक्यूल्स एक लीटर का जो है, लीटर में से वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, उनमें से उनमें से यानी कितने होंगे जो आगे फर्दर हाँ सॉरी, तो ये ओवरऑल हम देखेंगे कि कितनी कितनी डिस्ट सॉरी, इसको मैं जरा फिर पॉइंट को क्लियर करूं। शुरू में आपने सपोज मैं कह रहा हूं कि आपने 1000 लिए रिएक्टेंट ए और 1000 लिए रिएक्टेंट बी और 1000 सपोज आप कहें कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये डिपेंड करता है कि एनर्जी बैरियर क्या है, उस हिसाब से इनके आपस में कंबाइन होके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब उन 1000 में से कितने आगे कंबाइन होके कितने ए में से जाके सरफेस पे बैठे, कितने बी में से जाके बैठे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितनों ने बनाया, कितने वापस आ गए, ये इस एनर्जी पे डिपेंड करता है। और फिर इन दोनों का मल्टीपल, यानी ये पार्टीशन फंक्शन और इस एनर्जी का जो मल्टीपल है, ये भी इसके इक्वल आता है। ये हमारे पास नोन फैक्ट्स हैं।
अब इसी इक्वेशन में ये जो के है इसको अगर हटाएं, इसको कंसीडर ना करें, तो आप ये देखें कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो रही हैं, जिसमें से ये सी हैश यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन हम डिटरमिन कर सकते हैं। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशंस लिखी हुई हैं, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये वाली सी हैश की वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं। ये सी हैश की वैल्यू मैंने ये जो डिनोमिनेटर में सी ए सी बी और सी एस था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे भेज दिया। यहाँ पे ये सी ए सी बी और सी एस इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया इस पहले वाले पार्टीशन फंक्शन वाली इक्वेशन के साथ। तो अब मेरे पास कंसंट्रेशन तो आ गई। मैंने कहा था कि रेट डिटरमिन करने के लिए हमें दो चीजें हासिल होनी चाहिए, दो चीजें पहले डिटरमिन करनी चाहिए। एक तो ये कंसंट्रेशन थी, दूसरी है फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन आ गई। इस इक्वेशन को आप कोई सभी नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें, अच्छा ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, यानी आपको पता है कि ये वापस टूट के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और ये प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए एक्टिवेटेड स्टेट एग्जिस्ट करती है। ये अनस्टेबल एक स्टेट है। ये बड़े लूज बॉन्डिंग के थ्रू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, और अगर मॉलिक्यूल्स हल्का सा वाइब्रेट करें तो ये डिकम्पोज हो सकते हैं या आगे प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं अगर वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाएं। तो अब हम कहते हैं कि वो जो इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको अगर हम कंसीडर करें तो वो एनर्जी की एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू के टी। इसमें ये के जो है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और ये टी टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर भी उस वाइब्रेशनल एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा होती जाएगी। तो अब हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी के हिसाब से इक्वेशन E इज इक्वल टू के टी है। अब हमारे पास यही वाली जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट को इन्वॉल्व की हुई एक इक्वेशन तो ये हो गई कि एनर्जी के टी की इक्वल है। दूसरी एक आपने इक्वेशन ये भी पढ़ी हुई है कि कोई वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेशनशिप में होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू है, ये भी न्यू ही है यहाँ पे। अच्छा ये मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू या E इज इक्वल टू एच न्यू। इसमें ये H जो है ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। अब ये भी एनर्जी की इक्वेशन थी जो कि एच न्यू की इक्वल है। वो जो पहले एनर्जी की इक्वेशन हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ी जो कि के टी के इक्वल था, यानी टेम्परेचर का क्या रोल है और फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने आपस में कंपेयर किया। ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट की है, इस इक्वेशन में आप देखें दोनों एनर्जीज की जो इक्वेशन थी इनको हमने आपस में कंपेयर किया। तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी या के टी इज इक्वल टू एच न्यू। यहां से हम न्यू यानी इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। ये एच प्लांक्स कांस्टेंट दूसरी साइड पे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन यूं बन गई कि न्यू इज इक्वल टू के टी बाई एच। इसमें आप चीज देख रहे हैं के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, एच जो है वो कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं। ये टी टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज होने वाली चीज है। यानी किसी रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर कोई और होगा किसी दूसरे की निस्बत तो फिर उसका रेट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेट इस फ्रीक्वेंसी और कंसंट्रेशन कितनी है ये जो रेड में लाइन लिखी हुई है इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने बने और उनमें से कितने आगे फर्दर एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ये वाला न्यू ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज होने से ये न्यू की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी तो रेट भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। हमारे पास जो जो रेट था वो इक्वल है कि ये कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय ये न्यू। न्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में डिटरमिन की और कंसंट्रेशन की वैल्यू पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में डिटरमिन कर चुके थे। तो ये इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी
जो हम कहेंगे कि ये वाली जो अभी जिस हिस्से को मैं बंद कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा रेक्टेंगल में जो मैंने बंद किया है, ये वाला कंसंट्रेशन वाला हिस्सा है। ये कंसंट्रेशन की वैल्यू थी और साथ में जो के टी डिवाइडेड बाई एच है, ये वैल्यू अभी हमने न्यू फ्रीक्वेंसी की डिटरमाइन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स, ये सारी एक ही बात है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इस कंसंट्रेशन और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के प्रोडक्ट के। आपने ये दोनों इक्वेशंस आपस में मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने एक और इक्वेशन भी पढ़ी हुई है कि जो रेट होता है किसी भी रिएक्शंस का, आपने जनरल पढ़ा हुआ है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए रेट आपने डिटरमिन करना हो तो आप कहते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर दो रिएक्टेंट्स हो ए और बी तो आप कहेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और अगर आप उनको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो फिर आप यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट, ये के आर जिसे मैं रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह रहा हूँ, ये के आर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो रेट की इक्वेशन यानी रेट इक्वल हुआ करता है के आर, ये रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की इक्वल है। ये इक्वल होता है सी ए और इसके यानी इस इक्वेशन के मुताबिक ना, के इंटू सी ए सी बी। अब ऊपर हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक केस डिस्कस कर रहे हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन का, स्टैटिस्टिकली हमारे पास ये इक्वेशन है और पहले हम जनरल एक्सप्रेशन ये भी जानते हैं। तो इसका मतलब है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये दोनों आपस में कंपेरेबल है। हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को, चूंकि दोनों रेट के इक्वल है, आपस में इक्वल कर लें तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि ये के आर सी ए सी बी इक्वल है इस सारे फैक्टर के जो आपस में ये पहले हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यही मैंने आपस में दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर ली और उसमें से दोनों साइड्स पे चूंकि सी ए सी बी हैं तो आप दोनों साइड से इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सी ए से राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों साइड से डिसअपेयर हो गया और इसी तरह सी बी यानी कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बी, वो भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास के आर की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट जो हम कह रहे थे, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई इस बाकी रिमेनिंग चीज के, यानी सी एस इंटू के टी ओवर एच। ये के टी ओवर एच जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, इसको मैंने जरा पहले लिख लिया यहाँ पे, और ये पार्टीशन फंक्शंस हो गए और साथ में एनर्जी वाला फैक्टर जो है, यानी एनर्जी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा होगा कि ये पार्टीशन फंक्शन क्या है, कि कितने ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स में से कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रह जाएंगे, कितने रिएक्टेंट्स के तौर पे मौजूद होंगे। ये जो के आर वाली इक्वेशन आई है, अच्छा, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको ज़हन में रखिएगा। इसमें अगर आप देखें, अब चूंकि हमारे पास ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है जो सरफेस के ऊपर हो रहा है, सरफेस पे पहले डेपोजिशन हुई, एडजॉर्प्शन हुई, वहां पे मॉलिक्यूल स्टिक कर गए। अब अगर ऐसा सीन हो जहां पे मॉलिक्यूल या एटम आके सरफेस के ऊपर पहले अटैच हो, कैटलिस्ट की सरफेस पे अटैच हो जाए, सॉलिड की सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल आके डिपॉजिट हो जाए, तो वो तो वहां पे फिक्स हो जाएगा। अब वो जब फिक्स हो जाएगा तो उसकी जो ट्रांसलेशनल मूवमेंट थी या जो रोटेशनल मूवमेंट थी वो खत्म हो जाएगी। आम मॉलिक्यूल्स में अगर वो कैटलिस्ट के थ्रू प्रोसीड ना हो रहा हो, आम होमोजीनियस रिएक्शंस में, तो मॉलिक्यूल्स आपको पता है रैंडमली मूव भी कर रहे होते हैं, रोटेट भी कर रहे होते हैं। आम मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल एनर्जी भी होती है और हम कहते हैं कि उसमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी है। लेकिन यहाँ पे इस केस में हमारे इन मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ एनर्जी रह जाएगी वाइब्रेशनल वाली, उनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोड रह जाएगा। लेकिन जो दूसरे मोड्स थे ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, वो खत्म हो जाएंगे। और जब ऐसा सीन हो कि ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मूवमेंट्स खत्म हो जाएं, तो फिर हमारे पास जो ये पार्टीशन फंक्शन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का और जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के, इनकी रेशियो 1 की इक्वल आ जाती है। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फैक्ट है, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। ये मैं कह रहा हूं कि फिर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है
फिर क्या है, अगर हम इस रेशो की वैल्यू 1 पुट करें इक्वेशन में, ये जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन थी, मैंने कहा ये थीटा हैश और थीटा एस इन दोनों की वैल्यू अगर 1 पुट करें इस केस के लिए, तो हमारे पास इक्वेशन यूं बन जाएगी। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये नीचे वाला देखें, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात हो रही। थीटा ए और थीटा बी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये यूनिमॉलिक्यूलर के लिए, कि सपोज आपके पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन ही है, सॉलिड सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नेचर के मॉलिक्यूल्स है, दो नेचर्स के नहीं है, ए और बी दो डिफरेंट नहीं है, तो फिर ये दो नहीं रहेंगे, यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन सिर्फ एक का आ जाएगा, थीटा ए। ये यूनिमॉलिक्यूलर के लिए हमारे पास इक्वेशन रहेगी जिस तरह ऊपर वाली आपको, जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और ये नीचे जो है ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए रहेगी। बाईमॉलिक्यूलर के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में थीटा ए और थीटा बी दोनों है, जबकि यूनिमॉलिक्यूलर के लिए सिर्फ थीटा ए है, बाकी इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखें थोड़ी देर के लिए, चाहिए ये बाईमॉलिक्यूलर है या यूनिमॉलिक्यूलर है, जो भी केस है, ये हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने डिटरमिन कर दी। ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करना है, ये असल में हम रेट ही को डिटरमिन कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट को जब हम डिटरमिन कर रहे हो, उसी की काइनेटिक्स ही की स्टडी कर रहे हैं। अब आपने एक आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी हुई है। आर्हीनियस इक्वेशन क्या कहती है? आर्हीनियस इक्वेशन इक्वल होती है कि के आर यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इनटू एक्सपोनेंट आर, ये माइनस ई और आर टी। ये आपने पहले आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो इस इक्वेशन में ये जो ऊपर हमारे पास है, अगर हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का हमें इल्म हो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हम जानते हो, मॉलिक्यूल्स की जो नेचर है, और टेम्परेचर जानते हो, तो फिर हम ये थीटा 1 और थीटा 2 या थीटा ए और थीटा बी या पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए एंड बी डिटरमिन कर सकते हैं। यानी हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स अभी तक मौजूद होंगे जो अनरिएक्टेड होंगे, और हम ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब जूम मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अभी ना, आप दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करेंगे, अभी 10-15 मिनट है, हम इसको थोड़ा वाइंड अप करेंगे, तो दोबारा जरा ज्वाइन करिएगा।